हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। और आज का देखा जाए तो जो आपका देखा जाए तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन यानी कि आपका दर्पण और लेंस, फिर आपका विद्युत से क्वेश्चन आपके जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। और यह सभी देखा जाए तो जितने भी न्यूमेरिकल हम आज इसके वीडियो में बताएंगे यह सभी आपके बोर्ड पेपर के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका देखा जाए तो क्वेश्चंस को हम इसमें रखे हैं जो आपका देखा जाए तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम हल करा रहे हैं। और हाँ, आपका इसका देखा जाए तो यह जो है दूसरा वीडियो है और पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं, जैसे कि कल सुबह में इसका जो चलाया था क्लास उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम जो 10 क्वेश्चंस कराए हैं आपका देखा जाए तो दर्पण पूरा उसमें क्लियर कर चुके हैं। यानी कि 10 ही क्वेश्चन में अगर आप 10 क्वेश्चन देख लेते हैं तो दर्पण से आपका एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आप कर जाएंगे। ठीक है, तो एक बार सभी लोग विद्यार्थी जितने जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर देंगे और बताइए कि क्या क्लियर है सब कुछ, साउंड और वीडियो प्रॉपर प्रोवाइड हो रहा है आप सभी के पास। एक बार क्लियर कर दीजिए। उसके बाद से हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन देख सकते हैं, यह देखा जाए तो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, और स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दे रखा है हम अगर इसको पढ़ना चाहें तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, ठीक है, क्या है, अवतल लेंस है और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फिर कह रहा है कि इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ध्यान देना यह है कि कह रहा है कि एक वस्तु 30 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, क्या है, फोकस पे स्थित है और इसकी फोकस दूरी कितनी है तो देखा जाए तो 30 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि इसके फोकस पे रखा गया है, तो इसका देखा जाए तो हल करते वक्त हमें 2 चीज़ प्राप्त हो रहा है। क्या क्या, तो हम अगर बात करें पहला कि लेंस का फोकस दूरी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, क्या, फोकस दूरी, और फोकस दूरी की अगर हम बात करें जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, यह माइनस में 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका अवतल है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि फोकस पर स्थित क्या है, वस्तु भी है, यानी फोकस पे जब स्थित है तो फोकस कितना सेंटीमीटर पे है आपका 30। इसका मतलब कि जो वस्तु की दूरी है, क्या देखा जाए तो वस्तु की दूरी यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, क्या कितना, तो आपका u बराबर माइनस आपका 30 सेंटीमीटर। बोलिए, यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों बात एक ही बात का मतलब कि देखा जाए एक ही लाइन में रख दिया है और अलग अलग नहीं रखा है, नहीं बोला है, जिससे वो बोल दिया कि फोकस दूरी क्या है 30 सेंटीमीटर और फोकस पे ही क्या रखा गया है, वस्तु। इसका मतलब कि वस्तु भी तो आपका 30 सेंटीमीटर पे होगा। 2 चीज़ हमें यहाँ से देखें तो हमें प्राप्त हो गया। अब रही बात कि यह लेंस है, ध्यान दीजिए, ये क्या है तो लेंस है, लेंस से पूछ रहा है। इसका मतलब कि लेंस के हम सूत्र पे अब इसको रखेंगे, यानी यहाँ पे रखें कि अब लेंस के सूत्र से, अगर लेंस के सूत्र से हम अगर देखें तो लेंस के सूत्र से क्या हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि लेंस का जो सूत्र होता है 1/f = 1/v माइनस 1/ इसमें u होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्लस के जगह पे आपका माइनस होता है, दर्पण में प्लस और लेंस में माइनस होता है। मान रखिए f का मान आपका दिया हुआ है कितना, तो आपका माइनस में 30 फिर बराबर 1/v और यह माइनस है और आपका u का मान माइनस में दे रखा है, माइनस में आपका 30 है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट आप कीजिएगा तो 1/-30 बराबर, देखिए 1/v, माइनस का अगर माइनस में हम गुणा करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी आ गया आपका कितना 1/30। v का मान ज्ञात करना है, क्या करना है, देखें यहाँ से तो v का मान ज्ञात करना है तो इसको भी तो पक्षांतर कीजिएगा, यानी कि आपका देखा जाए यहाँ से तो 1/v बराबर क्या, आपका यह तो आपका माइनस है, इसको भी करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी आपका 1/-30 और माइनस में 1/30
दोनों हमारा देखा जाए तो ऋणात्मक में ही है, तो पहले तो एलसीएम लेंगे तो इसका 30 होगा, और यह -1 और यह भी -1, यानी कि यहाँ से 1/v बराबर -2 बटे आपका 30 प्राप्त हो रहा है। 15 से इसको कटाएंगे तो आपका देखा जाए 2 से 15 बार में कट जाएगा, यानी 1/v का जो मान आ रहा है माइनस में 1/15। इसका मतलब हम अगर यहाँ से देखें, यहाँ से क्या करें, अगर हम v का मान निकालें, क्या अगर हम v का मान निकालें तो माइनस में क्या हो जाएगा 15, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, यानी इस अगर हम देखें वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है तो आपका वस्तु के तरफ यह माइनस यह दर्शा रहा है कि वस्तु के तरफ ही क्या होगा, यह प्रतिबिंब होगा कितने सेंटीमीटर पे, तो 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और विद्यार्थी कुछ जुड़ चुके हैं, टिंकल यादव गुड मॉर्निंग, और गौरव विश्वकर्मा भी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आइए क्वेश्चन पे हम यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद से थोड़ा इसके बारे में बताइए। कह रहा है कि इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब प्रतिबिंब की स्थिति हम ज्ञात कर चुके हैं, v बराबर आ रहा है -15 सेंटीमीटर। माइनस यह दर्शा रहा है कि यह जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के तरफ ही बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब वस्तु के तरफ 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अच्छा, अब रही बात कि यह कैसा बनेगा, यह भी तो ध्यान देना है। देखिए इधर बनेगा तो आपका बन जाएगा वास्तविक। ठीक है, क्या बनेगा, वास्तविक। और देखा जाए तो आपका वास्तविक जब हो रहा है तो यह हो जाएगा इसके साथ साथ उल्टा, और बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो ध्यान दीजिए, इस लेंस की फोकस दूरी आपका देखा जाए तो कितना है 30, और फोकस से आपके पास में ही यह प्रतिबिंब बना है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी 30 है और 15 सेंटीमीटर पे बना है, तो इसका मतलब कि छोटा होगा। क्या होगा आपका देखा जाए तो छोटा आपका यह प्रतिबिंब होगा। बोलिए इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। यह आपका देखा जाए तो लेंस से आपका न्यूमेरिकल था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी लिखिए। चलिए, चूंकि हम बात करें लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, और P का मान दे रखा है 2.5 डायोप्टर। अच्छा, यह जब धनात्मक है, इसका मतलब धनात्मक से ये हमें पता चल जा रहा है कि यह जो लेंस है उत्तल लेंस होगा, यानी कि यह जो धनात्मक है तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। अच्छा, अब इसकी फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है। चूँकि हम अगर बात करें यहाँ पे ये लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें कि P बराबर क्या होता है सूत्र, तो 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है, और यहाँ पे f जो होता है आपका मीटर में होता है। ठीक, अब हमें f ही ज्ञात करना है और P दे रखा है, तो चाहे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि f बराबर 1/p लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। चलिए, तो इसमें अब P का मान रखिए, तो f बराबर 1/, और P का मान क्या है 2.5 है। अब 2.5 है तो आप क्या कीजिए, इसको सेंटीमीटर में ले लीजिए, यानी कि सेंटीमीटर में लेंगे तो ये हो जाएगा 100/p, तो ये भी हो जाएगा 100/p, सेंटीमीटर में इसका आंसर देंगे तो इसका मतलब कि आप इसमें क्या कीजिए, देखिए भाग कर दीजिए। अगर भाग करेंगे तो दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यानी कि ऊपर हो गया हमारा कितना 1000, और बटे में हो गया हमारा कितना 25 चौके 100। इसका मतलब कि जो हमारा f का मान आ रहा है, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है, यहाँ से देखें तो 40 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये प्लस में हो गया, तो आप कह सकते हैं कि यतः लेंस जो होगा, लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा,
आपका उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा बस, जिसकी फोकस दूरी क्या लिखेंगे, जिसकी फोकस दूरी क्या होगा 40 सेंटीमीटर है, ये लिख दीजिए। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। बोलिए, किसी भी विद्यार्थी को, आदित्य मौर्य जुड़ चुके हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत कमेंट कीजिए। और यह देखा जाए तो धनात्मक और ऋणात्मक से भाई तो क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। केवल मतलब कि देखिए, यहाँ से हमको लेंस की अगर हम प्रकृति के बारे में बताएं तो प्रकृति बस यह धनात्मकता और ऋणात्मकता इसको बता दे रहा है, क्लियर कर दे रहा है कि अब कौन सा लेंस होगा। माइनस है तो अवतल होगा, अगर प्लस है तो आपका क्या होगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता, यानी कि यही क्वेश्चन सीधा क्या कर दिया है आपका, क्या कर दिया है, यहाँ से देखें तो उल्टा कर दिया है। यानी कि आपका F बराबर देखें अगर क्या फोकस दूरी, क्या अगर हम बात करें लेंस की फोकस दूरी, क्या अगर लेंस की अगर बात करें लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस जो दूरी है आपका F बराबर यह क्या दे रखा है, माइनस में 40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यह अवतल है तो इसकी क्या होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब कह रहा है कि क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। क्षमता जो है इसकी चिन्ह सहित ज्ञात करना है, इसका मतलब कि प्लस माइनस होगा, जो भी हमको दर्शाना है, ध्यान देना है आपको। चलिए हम मान ज्ञात करते हैं, क्या, चूंकि P बराबर बात करें तो 1/F होता है, और यह सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे यह 100 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर के लिए ये 100 आपका F होता है, मान रख दीजिए। क्या करना है, लेंस का क्षमता ही ज्ञात करना है, तो P बराबर 100 और यह F का मान कितना है, माइनस में 40। यह देखा जाए तो भाई कोई विद्यार्थी 80 दे रहा है, ये 0 से 0 कट जाएगा, और आपका यह देखा जाए तो P बराबर माइनस ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। यानी कि अगर देखें तो कह रहा है कि क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। माइनस में 2.5 आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, माइनस में 2.5 आ जाएगा। बोलिए, ठीक है, थैंक यू। नहीं है तो अब बताइए, यहाँ पे बस इसका यही आंसर हो जाएगा, ये नहीं कि अब चिन्ह सहित क्या कीजिए, सहित ज्ञात कीजिए, तो आपका बस ये दर्शा देना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। अब कोई दिक्कत, हाँ गौरव का आ रहा है 2.5, वेरी गुड, लेकिन माइनस में होगा भाई, माइनस देखो ये कह रहा है चिन्ह सहित, माइनस आप नहीं दिए हो। ठीक है गौरव, माइनस प्लस का बहुत मायने रख रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका जो पूछता है उसमें बहुत ज़्यादा ये कहता है कि इसमें से कौन सा बहुविकल्पी आपका क्वेश्चन सही होगा। आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 24 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, यानी कि अगर इसको हल करें तो यहाँ से देखें उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी हमें मिल रही है, क्या, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, क्या, उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो F बराबर, तो उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, यानी कि आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि लेंस के सामने कोई वस्तु कहाँ रखी जाए, यानी U का मान कह रहा है कि हम देखें वस्तु की दूरी, क्या, वस्तु की अगर हम दूरी की बात करें तो वस्तु की दूरी को पूछ रहा है कि वस्तु की दूरी को कहाँ रखी जाए कि उसका आभासी प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना प्राप्त हो। आभासी क्या हो, आभासी प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना प्राप्त हो। इसका मतलब कि जो M दे रहा है, क्या, आपका आवर्धन देखा जाए, आवर्धन जिसे हम M से प्रदर्शित करते हैं, यह 2 दे रखा है, क्या, आपका 2 दे रखा है। यहाँ से ध्यान रखना है, आपका आवर्धन की अगर बात करें तो 2 दे रखा है,
और आपका यहाँ से u का मान पूछ रहा है और f का मान दे रखा है। ठीक, चलिए पहले ध्यान ये देना है, चूंकि अगर हम बात करें, कहें कि आप बताइए कि उत्तल लेंस में आवर्धन क्या होता है। राहुल कुमार गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, अगर हम बात करें कि लेंस का आवर्धन क्या होता है तो आप कहेंगे कि सर जी इसका प्लस में होता है v/u। ठीक है, क्या होता है, v/u होता है और m का मान दे रखा है 2, यह बराबर हो जाएगा v/u के। तो इसका भी बाई 1 कर सकते हैं ना, और हम तिर्यक गुणा करेंगे तो v बराबर आ जाएगा 2u। क्या आ गया, 2u आ गया। अब चलिए हम देखें तो रखते हैं लेंस के सूत्र में, यानी कि अगर हम बात करें अब लेंस के सूत्र से, क्या लेंस के सूत्र से अगर हम बात करें तो ये होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये सूत्र होता है ना, 1/f = 1/v - 1/u। इसमें आप रख दीजिए, क्या कीजिए, इसमें आप रख दीजिए। तो 1/f और f का मान दिया है 24, तो हो गया 24 बराबर 1/v। तो v, ठीक है, और v का मान यहाँ निकाल चुके हैं, देखिए 2u, तो v के जगह पे 2u लिख सकते हैं ना, और आपका फिर -1/u। v का मान हम यहाँ से रख दिए हैं, बस 2u। अब इसको हल कर दीजिए। यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो ध्यान देने वाली बात ये है, क्या ध्यान देंगे कि 1 जो हमारा 20 होगा 4, यह यहाँ से इन दोनों का एलसीएम हमारा 2u ही होगा। ठीक, 2u से 2u में भाग देंगे तो 1 आएगा माइनस, लेकिन 2u में u से भाग करेंगे तो u कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, यानी 1 बटे आपका देखा जाए 1/24 = ये -1 आपका 2u बचेगा। ठीक, अब यहाँ भी आप तिर्यक गुणा कीजिए, क्या तिर्यक गुणा कीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2u बराबर देखा जाए तो माइनस में 24 आ जाएगा। 24 का आप माइनस में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ से आप 2 से चाहे तो इसको कटा सकते हैं, यानी u बराबर माइनस में आपका क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस में 12, यानी कि हम वस्तु की दूरी भी यहाँ से हम ज्ञात कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं, वस्तु की दूरी अगर देखा जाए तो 12 सेंटीमीटर हम ज्ञात कर लिए हैं। चलिए यहाँ जब 12 सेंटीमीटर हमें पता चल गया, u का मान माइनस में 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर अब कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना प्राप्त हो, यानी v का मान जो होगा वह क्या होगा, धनात्मक होगा। हाँ, गौरव का आ रहा है, v का मान जो होगा वो धनात्मक होगा। आइए इसको अब फिर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ से क्वेश्चन देखा जाए तो हमें चाहिए v, तो आप u का मान ले आकर के इसमें रख दीजिए। ठीक है, यहाँ रख दीजिए। यहाँ अगर हम रखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, चूंकि देखें इसको समीकरण 1 बना लीजिए ना। ठीक है, यहाँ हम कहेंगे कि u का मान, ठीक है, u का मान समीकरण 1 में रखने पर रख रहे हैं, तो चूंकि दिया हुआ है v बराबर 2u और v बराबर यहाँ से देखें तो 2u का मान माइनस में 12, तो v बराबर आपका 12 दूना का कितना हो जाएगा, 24, माइनस में यह 24 हो जाएगा। लेकिन यह कह रहा है आपका कि वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका आभासी प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना प्राप्त हो। वस्तु से 2 गुना प्राप्त होने के लिए यहाँ से देखें v का मान आपका माइनस में आ रहा है भाई, हाँ माइनस में तो दिए हो, और u का मान माइनस में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ से अगर हमें 2 चाहिए, m का मान क्या चाहिए, ध्यान दीजिए, m बराबर चूंकि हमारा होता है v/u और हमें 2 गुना चाहिए। m का मान 2 रखने के लिए हम v का मान अगर यहाँ से हम देखें तो आपका 24 और u का मान अगर 22 रख रहे हैं, क्या ये, तो आपका देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 12 से 12 दूना के 24, यानी कि हमें अगर हम देखें तो हमें 2 गुना
ये वस्तु का 2 गुना प्राप्त करने के लिए हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी होगी क्या होगी आपका -24 सेंटीमीटर के दूरी पर होगा। ठीक है, ये पता चल जा रहा है। इसका मतलब कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे आप यहाँ से इसको जो आंसर देंगे क्या देंगे, तो यहाँ पढ़िए, उसके बाद से दे देंगे उत्तर लेंस के सामने कोई वस्तु कहाँ रखी जाए, यानी कि हम कहें उत्तल लेंस के सामने, अतः उत्तल लेंस के सामने वस्तु को v का मान कितना है, तो v का मान है आपका देखिए -12। वस्तु को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने के लिए, चाहे दूरी पर रखने पर 2 गुना, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बस ये रहा इसका आंसर। भाई बोलो जल्दी से, किसी भी विद्यार्थी को कोई अगर इश्यू आए तो जल्दी से कमेंट कीजिए, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना, 5 नंबर। एक बार शेयर कर दीजिए, बहुत से कम विद्यार्थी हैं यूं। आते हैं अब हम देखें विद्युत से क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखा जाए क्या कह रहा है कि 3 चालक तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 3 ओम है। ठीक है, क्या है, यह 3 ओम है, समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये कह रहा है कि आपका कोई परिपथ है और उस परिपथ में देखें तो आपका 3 क्या है, चालक तार, यानी कि 3 चालक तार में आपका 3 प्रतिरोध लगा हुआ है और प्रत्येक प्रतिरोध जो है आपका कितने ओम का है, 3 ओम का है। इसका मतलब कि अगर हम एक इसका परिपथ बना दें, क्या बना दें, एक अगर हम आपको परिपथ बना करके दिखा दें कि आपका कहीं परिपथ आपका देखा जाए तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, क्या आपका देखा जाए तो इस प्रकार से होगा। ठीक, यानी कि आपको अच्छा से और समझ में आ जाएगा, इस प्रकार से बना दिए तो। और ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कह रहा है और यह जो प्रत्येक प्रतिरोध है 3 ओम का है। क्या है आपका देखा जाए, प्रत्येक जो प्रतिरोध है यह 3 ओम का है और ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। और हम यहाँ से देखें तो यह सभी प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े गए हैं, तो समानांतर क्रम में। यानी कि हम कहें कि इनका तुल्य, यानी कि प्रतिरोधों का क्या, प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अगर हम निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/r। ठीक है, और इसको आप R1 मान लीजिए, ये आपका R1, ये रहा R2 और ये रहा R3। ठीक है, तो 1/r इक्वल टू देखा जाए तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/ क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। यहाँ से हम अगर मान रखेंगे सबका तो 1/r इक्वल टू सबका मान तो क्या है, 3 ओम का है ना, तो 3 + 1/3 प्लस 1/ क्या हो जाएगा, 3। यानी 1/r इक्वल टू हम देखें तो इन सब का हमारा देखा जाए एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा, यानी ऊपर जोड़ देंगे सबको। ठीक है, यानी कि आपका कितना आ गया, देखा जाए 1/r का जो वैल्यू आ रहा है आपका 3/3, यानी ये कट गया, 1 आ गया। यानी कि हम अगर r का वैल्यू देखें तो 1 ओम आ रहा है। यानी इस परिपथ के देखें तुल्य जो प्रतिरोध होगा वह क्या उतना हो जाएगा, आपका 1 ओम हो जाएगा। यानी कि कहेंगे अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, क्या तुल्य, अगर हम प्रतिरोध की बात करें, तुल्य जो प्रतिरोध होगा वह 1 ओम होगा। क्या होगा, 1 ओम होगा। अच्छा, एक और यहाँ से आपको एक हम पॉइंट बता रहे हैं, आप याद रखिएगा।
यहाँ से देखें अगर, तो जो भी हमारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3-3 ओम के जोड़े गए हैं, तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे ना, तो आपका देखिए इसका 3 ओम है, इसका भी 3 ओम है, इसका 3 ओम, ये तो बराबर है। लेकिन इसमें कम बेसी अगर अधिक होते तो जो सबसे न्यूनतम होते हैं उससे भी न्यूनतम आएगा। यानी कि हम यह कब जोड़ते हैं, जब हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना होता है तब। लेकिन अगर हमको अधिक से अधिक अगर हमें प्रतिरोध प्राप्त करना है तो हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि आपके कब प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त होंगे और कब प्रतिरोध आपके न्यूनतम प्राप्त होंगे। तो न्यूनतम के लिए हम प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं और अधिकतम जब प्राप्त करना होता है तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यह क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर में कई बार पूछा हुआ है। R बराबर 9 और फिर यहाँ 1। गौरव आप किसका 9 दे रहे हो भाई? नहीं 9 नहीं होगा भाई, नहीं 9 नहीं होगा गौरव, नहीं हो पाएगा। अब आओ इसमें देखा जाए 6 नंबर क्वेश्चन। भाई 5 नंबर था ये, हाँ ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये जो परिपथ है, इस परिपथ से देखा जाए, गुड मॉर्निंग सनी, यहाँ से इस परिपथ में देखें तो यह A है और यह B है। इसके बीच कितने प्रतिरोध लग रहे हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर दीजिए। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को हल करें और परिपथ को देखें तो हमें देखने से ये प्राप्त हो रहा है कि आपका देखें, अगर A से हम चलें इधर इस साइड से अगर B तक जाएं तो आपका AC और BC यह दोनों क्या प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा क्या AC व आपका क्या BC प्रतिरोध किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जुड़े हैं। अच्छा, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तो R प्लस क्या हो जाएगा, R, ये मान लीजिए कि ये R1 हो, इसको मान लीजिए। ठीक है, और इसको क्या कीजिए, R2 मान लीजिए। तो इनका हम R डैश प्रतिरोध निकाल दे रहे हैं। यानी ये हो गया R1 और ये हो गया R2, यानी दोनों का मान, इसका 2 ओम और उसका 1 ओम, तो हो जाएगा 2 ओम और 1 ओम। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ओम। यानी हम R डैश का मान जो निकाल रहे हैं कितना आ गया, 3 ओम। ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब रही बात की, अब हम थोड़ा इधर से इस साइड से अगर चले इस परिपथ में, AD और हम BD को देखें, क्या अगर AD और हम BD को देखें तो यह भी सीरीज में जुड़े हुए हैं, यानी कि किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब हम इसी प्रकार क्या कहेंगे, इसी प्रकार क्या कहें, AD व CD प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आपका श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जुड़े हैं। तो फिर इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इनका तुल्य प्रतिरोध को हम मान लीजिए ना कि R डबल डैश से, ठीक है, R डबल डैश से निकाल रहे हैं, यानी कि ये सीरीज में हैं। और फिर इनको क्या कीजिए, इनको भी ये R1 मान लीजिए और इसको क्या कीजिए, R2 मान लीजिए। ठीक, तो हम अगर ये डबल डैश निकालें तो ये हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। ध्यान दीजिएगा, AC और CD परिपथ के लिए हम ले रहे हैं, ऊपर का नहीं। तो यहाँ R डबल डैश बराबर यह 2 ओम और यह 1 ओम, तो हो जाएगा 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 ओम। अब रही बात कि हम अब इस परिपथ को हम फिर चेंज कर दे रहे हैं। चेंज इसलिए कर रहे हैं कि इसको हल किए हैं सीरीज में तो 3 ओम आया है, फिर इन दोनों को हल किए हैं तो 3 ओम आया है। इसका मतलब कि अब यह परिपथ किस प्रकार से बनेगा, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। इस परिपथ को हम फिर दोबारा बना रहे हैं आगे जो हल किए हैं उस पर। तो अब यह परिपथ देखा जाए तो यह बन गया आपका, देखा जाए तो मान लीजिए कि यह A पॉइंट है, ठीक है, और A से यह गया तो आपका यहाँ पे आपका B पॉइंट हो गया, और A वाला यह कितने ओम का है, तो 3 ओम का है।
लेकिन आपका यह ACB जो परिपथ है यह कहीं आपका इस प्रकार से अब हो गया, देखा जाए तो यह आपका इस प्रकार से हो गया और इनका तुल्य प्रतिरोध कितना निकाले हैं 3 ओम, ठीक है 3 ओम। फिर यह ACB वाला परिपथ देखें, सॉरी ADB वाला परिपथ देखें तो यह भी इसके किस क्रम में हो गया है, समानांतर क्रम में हो गया है, यानी इसका भी तुल्य प्रतिरोध कितना निकाले हैं, तो हम निकाले हैं 3 ओम। अब इस परिपथ को थोड़ा देखिए, अब हम अगर AB के तुल्य प्रतिरोध निकालें तो AB के तुल्य प्रतिरोध निकालते वक्त देखेंगे तो यह तीनों जो प्रतिरोध हैं क्या होंगे, एक दूसरे के समानांतर क्रम में होंगे ना। यह अगर A और B को देखें तो यह सभी क्या हैं, एक दूसरे के समानांतर क्रम में हैं, यानी अब हम समानांतर क्रम वाला क्या करेंगे, विधि लगाएंगे। यानी कि अगर हम कहें अब यहाँ की AB का तुल्य प्रतिरोध अगर निकालें का, अतः AB का तुल्य अगर प्रतिरोध निकालें तो यहाँ से हमारा देखा जाए तो ये सभी क्या हो जाएंगे, अब यहाँ इनको हम मान ले रहे हैं ये क्या R1, ठीक है, और ये R2 और ये हमारा क्या हो जाएगा R3। तुल्य प्रतिरोध निकाले तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ये होगा ना। चलिए इसको हल कीजिए मान रख करके, तो सबका मान क्या है 3 ही है, तो 1/3 + 1/3 + 1/3 और इनका एलसीएम आप निकालिएगा तो सबका 3 होगा, तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3 आपका 3 आ रहा है, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है 1 ओम आ रहा है। बताइए, कमेंट कीजिए। अब आप सभी का विद्यार्थी टीचर अब बताइए, इसमें किसी भी विद्यार्थी को कोई अगर इशू आ रहा है भाई तो कमेंट करो, इसलिए कि यह क्वेश्चन आपका फिगर सहित पूछेगा। 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। एक बार कमेंट कीजिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन कीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लाते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 7 नंबर, ठीक है। कमेंट कीजिए जल्दी से। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए। क्या हो गया, आइए 7 नंबर क्वेश्चन अब देखिए। अब यह परिपथ देखिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए कि इस परिपथ का आंसर क्या होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ हम अगर जो AB के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, इन प्रतिरोधों में हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि यह मान लीजिए कि आपका R1 है, ठीक है, तो पहले R1 न दे दीजिए, पहले इसको हल कर लीजिए, यानी आपका यह R1 और यह R2, ठीक है। अब हम इसमें देखें तो AB के तुल्य प्रतिरोध निकालते वक्त हम अगर R1 और R2 देखें तो यह दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। यानी कहें हल करते वक्त कि R1 व R2 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में है। क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध, तो अब इनका अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें, क्या अगर तुल्य प्रतिरोध इनका निकालें तो तुल्य प्रतिरोध हमारा समांतर के लिए क्या फार्मूला होता है, ये होता है आपका 1/R = 1/R1 प्लस क्या होता है 1/R2, यही फार्मूला कहता है ना। चलिए मान रखिए,
1/r इजकल टू देखा जाए तो R1 और R2 का दोनों का मान 8 ओम है, यानी 1/8 प्लस 1/8, तो 1/r इजकल टू यहाँ देखें तो 8 8 है तो 8 ही एलसीएम हो जाएगा 1 + 1। इसका मतलब कि यह 1/r इजकल टू देखें तो 2 क्या हो जाएगा 8, 2 से कटा दीजिए तो ये आ जाएगा 1/4। इसका मतलब कि हम यहाँ r का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है कितना 4 ओम। 4 ओम हो गया। अब यह परिपथ चेंज हो जाएगा। अब यह परिपथ देखा जाए हाँ श्रेणी क्रम में होंगे और इनका जो आ रहा है 12 का, बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर है भाई। अब आते हैं थोड़ा, अब इस परिपथ को हम आप सभी को फिर से बना करके दिखाएं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए ये रहा आपका पहले वाला। अब बाद में हम इसको जब चेंज करके परिपथ बनाएंगे तो यह परिपथ देखिए कैसा हो जाएगा। यह आपका रहा आपका ए पॉइंट और यह बी, तो यहाँ से यह इससे जुड़ा है आपका 8 ओम का प्रतिरोध और इन दोनों का जो रिजल्टेंट हम प्रतिरोध निकाले हैं वो आ गया इस क्रम में। यह हो गया आपका बी पॉइंट, यह रहा आपका यह 8 ओम का प्रतिरोध और इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकाले हैं यहाँ ये हो गया 4 ओम का प्रतिरोध। अब यह देखा जाए दोनों तो सीरीज में है, यानी अब हम ए बी के अगर तुल्य प्रतिरोध निकालें तो यह आपका R1 मान लीजिए और यह R2 मान लीजिए, यानी कि अब हम देखें ए बी का तुल्य प्रतिरोध, क्या तुल्य अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो इस वक्त हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ देखें तो दोनों क्या हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो श्रेणी के लिए हमारा R इजकल टू क्या होता है R1 प्लस क्या होता है R2। यहाँ से R इजकल टू निकालेंगे तो 8 हो जाएगा और प्लस R2 की बात करें तो कितना ओम है 4 ओम है, यानी 8 4 12 ओम। यानी यहाँ तुल्य प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो कितना ओम आ गया 12 ओम। बोलिए अगर अब किसी भी विद्यार्थी को उम्मीद है कि अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हाँ श्रेणी क्रम में होंगे दोनों और फिर देखा जाए तो हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया। बोलिए किसी भी विद्यार्थी को कोई अगर इश्यू हो तो एक बार कमेंट कीजिए। विद्यार्थीगण यह आपका देखा जाए तो फिगर सहित क्वेश्चन यह आपके बोर्ड पेपर में इस बार छपने वाला है, ठीक है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस क्या कीजिएगा कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ें, एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और जितने विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ अभी 4 ही लाइक दिख रहा है। आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्या नेक्स्ट को अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखा जाए तो भाई कुछ क्वेश्चन अभी छूट रहा है क्या, एक क्वेश्चन ये आ रहा है 8 नंबर। चलिए एक और क्वेश्चन था, देखा जाए हम इसको बता दें, क्वेश्चन को बता दें क्या। चलो हमको याद है क्वेश्चन को बता दे रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी क्वेश्चन क्या है कि दो प्रतिरोधों को अगर हम देखें श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, क्या दो प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट जो प्रतिरोध आ रहा है कितना देखा जाए तो 36 ओम। कितना आ रहा है, चूंकि हम बात करें दो प्रतिरोधों को, क्या दो प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं तो R1 प्लस R2 का मान जो आ रहा है आपका 36 ओम, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो, ठीक, पहली केस। और अगर देखा जाए तो इनका फिर से हम देखें, अगर क्या करें इनका देखें फिर से अगर समानांतर क्रम में हम जोड़ रहे हैं तो इनका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। और इससे फिर करा कि अलग अलग इनका प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दो प्रतिरोधों को पहले हमको क्या करना है श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो श्रेणी क्रम में हमारा ये होगा। और फिर हमको दूसरी केस में देखें तो समानांतर क्रम में जोड़ना है, ठीक है। क्या करना है समांतर क्रम में जोड़ना है, ठीक है, समांतर क्रम में। और फिर कह रहा है कि इनका अलग अलग प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, यानी R1 का और R2 का मान आप बता दीजिए।
देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से अगर देखें आपका तो R1 व R2 आपका समीकरण 1 हम बना चुके हैं। अब निकाला जाए, चूंकि अगर इन दोनों प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ें, यानी कि कहें कि अब दोनों प्रतिरोधों को क्या करें, अगर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में अगर जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इस टाइम। तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ अगर निकालेंगे तो हमारा कहता है कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही ना, बोलो ये कहता है कि नहीं कहता है। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें, क्या अगर यहाँ से हम देखें तो हमें इनका रिजल्टेंट प्रतिरोध अगर निकालेंगे, क्या अगर हम देखें तो 1/R का क्या होगा, तो ये ऊपर हो जाएगा ना, तिर्यक गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपान क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 होगा। और यहाँ पर थोड़ा ऊपर वाला देखिए, R1 प्लस R2 का मान यहाँ से 36 दे रखा है, यानी हम कह सकते हैं कि 1/R इक्वल टू आपका हो जाएगा 36 बटे में आपका R1 इंटू क्या हो जाएगा R2, क्या हो जाएगा R1 इंटू R2, ये हो जाएगा ना। और यहाँ से इसका मतलब कि आपका देखा जाए तो आपका समानांतर क्रम में कुछ मान दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, हम यहाँ से अगर बताएं कि समांतर क्रम में क्या मान दे रखा है तो आप लोग थोड़ा सा बस बने रहिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर आपका 8 दे रहा है, क्या दे रहा है 8 ओम दे रहा है। कितना समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो 1/, यानी कि क्या आपका जो समांतर क्रम में दे रहा है तो रिजल्टेंट जो रहा है R बराबर 8 ओम दे रखा है, ठीक है। तो आपका यह जो होगा आपका R क्या हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम देखें यहाँ से मान निकालिए, ठीक है, R का पहले मान निकाल लीजिए, तब R का मान रख दीजिएगा, यानी कि हम अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या R1 इंटू R2 बराबर, तो ये भी तो तिर्यक गुणा होगा, क्या हो जाएगा 36R, और R का मान यहाँ से आप रख लेंगे, यानी R1 इंटू R2 का मान 36 गुणे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से कहें कि R1 इंटू R2 का जो मान है 8 चौके 32 और आपका नहीं 8 छक 48 कि 8 4 बचा, 8 तरीके 24 और 24 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 288 आ रहा है, ठीक है। आप इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ये देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। और रही बात कि जब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें पता चल गया, क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें पता चल गया तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, क्या यहाँ से हम देखें तो a प्लस बी का मान पता चल रहा है। अब यहाँ से अगर a माइनस बी का अगर मान हम ज्ञात कर लें, क्या कर लें a माइनस बी का, तो उसके लिए आपको यहाँ एक सूत्र लगाना होगा, क्या अगर देखें उसके लिए सूत्र क्या लगाना होगा, तो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, ये देखा जा सही है ना 8 छक 48 और 8 तरीके 24 और ठीक है। चूंकि हम अगर बात करें यहाँ से सूत्र R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो एक सूत्र पढ़े होंगे, क्या तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 इंटू R2, ये आप पढ़े होंगे सूत्र, ये भी आपका एक फार्मूला होता है। तो यहीं से हम R1 माइनस R2 का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ से हम अगर R1 माइनस अगर R2 ज्ञात करें तो यह स्क्वायर इधर आएगा, यानी ये सभी पद रूट में हो जाएंगे, यानी कि यहाँ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि 36 का होल स्क्वायर, इसका मान 36 है ना, देख सकते हैं समीकरण 1 से। फिर माइनस 4 R1 इंटू R2 की अगर बात करें तो R1 इंटू R2 का मान कितना है 288, यानी कि 200 आपका यह 88 हो जाएगा, हो गया। R1 माइनस R2 यहाँ से निकाल लीजिए, यानी R1 माइनस R2 बराबर यह देखें तो 36 का वर्ग कीजिएगा
तो 6 का 36, 36 18, 18 3 21, फिर 36 18 और तितली के 9, 9 1 10, यानी कि आपका 6 9 1296 आ रहा है। इसका वर्ग कर रहे हैं तो 1296 माइनस यह 288 में 4 से गुणा कर दीजिए। 200 अगर 88 में 4 से गुणा करेंगे, 288 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 32 3 आपका 35 3 और 4 दुना के 8, 8 3 11, आपका आ रहा 1152। अब घटा दीजिए, यानी कि अब आप किस में से किसको घटाएंगे, 1296 में से। ठीक है, घटाइए। यहाँ से देखा जाए तो आपका हो जाएगा 4, ठीक। अब फिर यहाँ भी हो जाएगा 4 और यहाँ आपका हो जाएगा 1, यानी आपका देखा जाए तो R1 माइनस R2 का जो मान आ रहा है रूट में 144, यानी कि यहाँ R1 माइनस R2 अगर देखा जाए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब रही बात यहाँ से कि समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 3 को देखिए। आप मैथ में पढ़े होंगे विलोपन विधि। अब उसी दोनों विधि से यानी कि विलोपन विधि से ही समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो देखिए हमें क्या मिल रहा है। यहाँ से हम देखें, लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर हम अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो R1 और यहाँ R1, यानी कि हमारा इस वक्त हो जाएगा, दोनों धनात्मक है तो 2R1 क्या हो जाएगा, 2R1। अच्छा, यहाँ प्लस में R2 और यहाँ माइनस में R2, तो यह तो कैंसिल हो जाएगा। अब RHS में आए 12 और 36, दोनों को जोड़िए तो 12 3 36 और चौके 48, यानी कि यह 48 हो जाएगा। यहाँ से अगर R1 की वैल्यू की बात करें तो 2 से आप भाग दीजिएगा, यानी कि 48 बटे क्या हो जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो 24 आ जाएगा। यानी R1 का वैल्यू की बात करें तो कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, यह दोनों का मान अलग अलग पूछ रहा है। अब क्या करते हैं, इसका मान समीकरण यानी कि हम क्या करें, अगर क्या करें, मान लीजिए कि समीकरण 1 में रख दिया जाए, यानी लिखें कि R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अगर हम 1 में रखते हैं तो 1 क्या कह रहा है, R1 प्लस R2 का वैल्यू जो है किसके बराबर है, तो 36 के बराबर है। और R1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, 24, तो 24 रख देंगे प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, 36। यहाँ से R2 का बात करें तो 36 माइनस क्या हो जाएगा, 24, यानी R2 की बात करें तो यह कितना हो जाएगा, 12 ओम। बोलिए, ये रहा हमारा देखा जाए R1 व R2 का वैल्यू। यही आपसे पूछ रहा था भाई, बता दिए हैं क्योंकि यह क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, आपका गुप्ता जी आप अपना एक बार नाम बता दीजिए। कल हम बहुत प्रयास किए जी। गुड मॉर्निंग अंकित भाई, चलो समय से जुड़ जाया करो भाई। बोलिए तनी एक बार, सुखारी शाह गुप्ता जी आप एक बार नाम बता दीजिए, इसलिए कि कल हम बहुत इसको सूचित किए। हाँ, शोभित गुड मॉर्निंग भाई, कि आपका नाम क्या, तो भूल गए हम। अब फिर बाद में याद कर रहे थे लेकिन फिर नहीं याद आया। चलिए बोलिए एक बार, थोड़ा कमेंट कर दीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं, देखो भाई, लेंस से और दर्पण से क्वेश्चन। ठीक है, हाँ चांदनी, अच्छा चलिए हो गया। अब रही बात कि इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देखा जाए, यह जो है आपका दर्पण से क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेमी दूरी पर स्थित है, क्या है, कोई वस्तु है जिसकी देखें तो उत्तल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है, उत्तल, यानी कि हम अगर देखें, क्या हल अगर करें तो देखें तो वस्तु की दूरी क्या है,
हम यहाँ से मिल रहा है हमें कि वस्तु की दूरी, क्या वस्तु की अगर दूरी की बात करें तो u से डिनोट करते हैं, और u का मान यहाँ पे आ रहा है -40 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूर पर बनता है, यानी कि प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब। अब हम प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की अगर दूरी की बात करें तो इसको किससे डिनोट करते हैं, तो v से ना। अच्छा, v बराबर है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी से हम यह पूछेंगे कि हम यहाँ v का मान प्लस रखें कि माइनस रखें। बस आपको क्या करना है, आपको बताना है माइनस प्लस। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि माइनस रखेंगे यहाँ पे v का मान कि प्लस रखेंगे, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बढ़िया है, अपना बताइए। हाँ, वाह वाह, क्या बात है, वाह। हाँ, अब रही बात कि जो भी विद्यार्थियों को नहीं पता होगा, इस टाइम विद्यार्थी 14 जुड़े हुए हैं, अब बता दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि उत्तल दर्पण दर्पण के पीछे बनाता है और दर्पण के पीछे राइट साइड होता है। राइट साइड में जो हम क्या करते हैं, ध्रुव से मापते हैं जो दूरी, वो धनात्मक होता है, इसलिए हम v का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, धनात्मक रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि फोकस दूरी पूछ रहा है। यानी कि यहाँ से देखें कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, क्या फोकस दूरी पूछ रहा है। यहाँ से फोकस दूरी की बात करें तो इसकी फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। चलिए, दर्पण है ना, तो हम आते हैं दर्पण के सूत्र से। क्या, दर्पण के सूत्र से। यहाँ हम देखें दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/f = 1/v प्लस होता है 1/u। क्या होता है, 1/u होता है। यहाँ से अब मान रखिए 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना है तो 10 है, प्लस 1/u, और u का मान देखा जाए तो -40 दे रखा है। इसको अगर हम हल करें तो 1/f बराबर 1/10, और देखिए यहाँ से प्लस का माइनस में गुणा करेंगे ना तो माइनस हो जाएगा 1/40। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट आप भी कीजिए, केवल हमसे मत देखिए, ठीक है। आप भी पेन और कापी पर ले करके लिखिए। 10 और 40 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 40 में 10 से भाग करेंगे तो 4, माइनस और 40 का में 40 और 1 में गुणा करेंगे 1 से, तो आपका यहाँ देखा जाए तो 1/f का मान जो आ रहा है 3/40, यानी कि अगर f का मान निकालेंगे तो 40 बटे क्या हो जाएगा 3, यानी f का मान यहाँ से निकालेंगे तो 12, यानी कि 12 3 36। चलिए, 3 का में 3 और 2 1 बचा ना, 3 3 9, यानी कि ये रहा इसका आंसर। और फोकस दूरी है तो ये धनात्मक में है, धनात्मक में सेंटीमीटर में है, तो आप भी इसको सेंटीमीटर में दे देंगे। क्या करेंगे, इसकी जो फोकस दूरी होगा वह सेंटीमीटर में दे देंगे। बोलिए, ये रहा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, यानी कि 1/f = वेरी गुड, हाँ ठीक है, 1/u सब टाइप कर दे रहे हैं आप लोग। बोलिए, ये रहा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 13.33 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है गौरव, बढ़िया है आंसर, बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट कीजिए। अब आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन को लाए ना। यहां से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण है और आपका कितना सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो यह 10 सेंटीमीटर है। यानी कि हम बात करें अवतल दर्पण की, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है,
यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, एफ बराबर दिया है -10 सेंटीमीटर। फिर से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, इसका मतलब कि वस्तु की दूरी पूछ रहा है। क्या वस्तु की दूरी की अगर हम बात करें तो वस्तु की जो दूरी है u, इसका मान पूछ रहा है ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। भाई देखो 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पूछ रहा है, यानी m का जो मान दिया हुआ है यह दे रखा है 5, ठीक है, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, ठीक है। प्रतिबिंब हमें वास्तविक प्राप्त होने के लिए फिर कह रहे प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब हमें चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए इसका मतलब कि वस्तु के तरफ क्या है, आपका प्रतिबिंब है, यानी कि माइनस में उसका वैल्यू आएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, अब हल करते हैं। चूंकि हम बात करें m बराबर, जिसको हम बोलते हैं आवर्धन, क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, और आपका m बराबर होता है -v/u। ये आपका फार्मूला कहता है दर्पण के लिए, क्योंकि यह दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ से m का मान रखेंगे 5 और माइनस में v, और हमें दिया तो है नहीं कुछ इसमें, तो आप लिख सकते हैं -v/u, ठीक है। यहाँ से आप क्या कीजिए, देखेंगे तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका -v बराबर यह हो जाएगा 5u, ठीक है। यानी कि हम अगर v का मान निकालें यहाँ से तो यह -5u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5u। अब आइए दर्पण के सूत्र में रखा जाए, यानी कि हम कहें कि दर्पण के सूत्र से, यानी कि दर्पण के सूत्र से अगर हम बात करें दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है, दर्पण का सूत्र कहता है कि 1/f = 1/v + 1/u, ये होता है ना। मान रख दीजिए, यहाँ अगर हम मान रख रहे हैं तो f का मान दिया है आपका -10 और v का मान हम निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पे -5u, तो -5u और आपका यहाँ प्लस u, तो 1/u, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1/10 और इसको भी इधर लेकर आइए, तो माइनस है तो यह तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/5, वो तो उससे अच्छा है कि इसको इधर हल कर दिया जाए, यानी कि आपका 1/-10 बराबर, ये माइनस में है और माइनस, और ये 5u और ये माइनस देखा जाए, यानी -5u और u का एलसीएम लेंगे तो ये 5u ही होगा, यानी -1, और इसका आप भाग करेंगे तो आपका प्लस में 5 आ जाएगा। यानी यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, 4/5u आ रहा है। और फिर इसको आगे बढ़ाइए, तिर्यक अगर आप गुणा करेंगे तो 5u बराबर क्या हो जाएगा, 10 चौके 40, तो माइनस में 40 आ रहा है। यहाँ से u का मान निकालेंगे तो -40 बटे क्या हो जाएगा, 5, 5/8 40, -8 सेंटीमीटर, यानी u का जो मान आ रहा है -8 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना है, अंकित कौन सा स्कूल, क्या हो गया, अच्छा चले जाओ ना देखने के लिए। हाँ, अब आते हैं यहाँ से, देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब, तो वस्तु कहाँ रखी जाए ना, कितनी दूरी पर रखी जाए। तो देखो भाई, वस्तु को अगर हम 5 गुना अगर प्रतिबिंब प्राप्त करें और वह वास्तविक हो तो उसके लिए हम वस्तु को रखेंगे कहाँ पे, तो -8 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु के तरफ 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। हाँ, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, इसका यही आंसर होगा। और फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। चलिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी रख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे इसको समीकरण 1 बना लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 यानी u का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर हम अगर रख रहे हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कह रहा है कि v बराबर
5u। ठीक, अब ध्यान दीजिए -5u, तो v का जो मान होगा -5 और u का मान निकाल चुके हैं माइनस में 8, यानी कि माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस और 8 बचे 40 सेंटीमीटर। ये रहा आपका प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछा है ना, तो प्रतिबिंब यह देखा जाए धनात्मक आया है, इसका मतलब कि आपका यह दर्पण के पीछे होगा। ठीक है, दर्पण के पीछे होगा। लेकिन यह पूछा है कि वास्तविक हो, तो वास्तविक के लिए इसका हम लेंगे -40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, क्या लेंगे? ठीक है, बोलिए इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। अब आते हैं, इसको थोड़ा सा लिख दिया जाए इसको सही से। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हो। तो वास्तविक के लिए हमें चाहिए माइनस, यानी कि वास्तविक के लिए हमें क्या चाहिए? माइनस। यानी कि उस केस में वास्तविक के लिए हम लिखेंगे, यानी कि 5 गुना आवर्धित, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब के लिए वस्तु की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी के प्रतिबिंब की दूरी -40 सेंटीमीटर लेना होगा। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो माइनस और ये माइनस आपका, हाँ चलिए, ये रहा इसका आंसर। बोलिए, कमेंट कीजिए जितने भी विद्यार्थी हैं करेक्ट, जल्दी से। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर। ठीक है, क्या है? 11 नंबर। और 11 नंबर देखा जाए, ये क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। भाई देखो, ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है। ठीक है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर पर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी अगर हम बात करें, क्या अगर हम बात करें वस्तु की दूरी, क्या वस्तु की अगर दूरी की बात करें तो यह u बराबर आपका हो जाएगा -25 सेंटीमीटर पे। क्या होगा? -25 सेंटीमीटर। अब रही बात कि कह रहा कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। अच्छा, वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, इसका मतलब कि आवर्धन बराबर हम देखें तो 1/2 दे रहा है। क्या दे रहा है? 1/2 दे रहा है। कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, तो वस्तु की लंबाई 2 हो गया और प्रतिबिंब की लंबाई 1 हो गया, यानी कि 1/2 हो गया। यहाँ से हम चूंकि देखें तो u का मान दे रखा है, यहाँ से u का मान निकाल लीजिए। u का, चूंकि हम जानते हैं कि हमारा m बराबर होता है -v/u, और यह आपका किसके बराबर है? 1/2 के। इसमें दोनों में तुलना कर दीजिए। तुलना अगर करेंगे तो आपका m का मान और यहाँ से u का मान दे रखा है, तो माइनस में भी u का मान माइनस में 25 बराबर 1/2, ये हम दोनों में तुलना किए हैं, तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, v का मान निकालेंगे तो यह 25/2 हो जाएगा, यानी कि 12.5 आ रहा है। किसका? v का मान। यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के लिए हम देखें पहला केस तो कह सकते हैं कि अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा? तो 12.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यानी पहला केस का आंसर यह रहा है। बोलिए,
कमेंट कीजिए, कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी भी ज्ञात कीजिए, यानी कि अब इसमें दर्पण की फोकस दूरी भी आपसे पूछ रहा है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, u और v चाहिए, दोनों मान हमें पता है। चलिए दूसरी केस का ज्ञात करते हैं, ठीक है। दूसरी केस के लिए दर्पण की फोकस दूरी के लिए चलिए, तो चूंकि हमारा जानते हैं कि सूत्र जो होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। अब यहाँ से हम अगर हल करेंगे तो 1/f = 1/v। v का मान हम दशमलव में न रखिए, आप 25/2 रखिए कि हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। यानी कि हम 25/2 रखें और यहाँ प्लस 1/u, और u का मान देखा जाए तो माइनस में आपका 25 है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम दशमलव में रखेंगे ना, जानते हैं परेशानी हो जाएगी आप लोगों को भी। दशमलव से गुणा कीजिए, यानी कि 10 से, तो बिना गुणा किए हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। यह 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1/f का जो मान आएगा यहाँ से 2/25, और यह देखिए प्लस और माइनस का आपस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यह माइनस क्या बचा, माइनस 1/25। दोनों का हर क्या है, समान है, तो दोनों का हर समान है तो इसको क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम देखें तो 25 ही होगा, और 2 में से 1 घट जाएगा, 2 - 1, यानी यहाँ से 1/f = आ रहा है 1/25। इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो f का मान क्या आ जाएगा, f का मान आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। यानी इस उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं, अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी, बस। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी, बस। ये रहा आंसर। बोलिए, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके मतलब हिचक आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप जब रह जाएंगे किसमें, उलझन में। तो उलझन में रहेंगे तो आपके लिए यह क्या करेगा, एक ज़बरदस्त डाउट में रख करके आपको हमेशा क्या करेगा, बाधित करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करने में। जल्दी से कमेंट कीजिए, किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई दिक्कत आ रहा हो तो हम आपके परेशानी को, समस्या को दूर करने के लिए अभी फ़िलहाल तैयार हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए। आप सभी लोग कमेंट करने में इतना अस्कतियाते हैं, लगता है कि करो। अंकित और बाकी सभी भाई विद्यार्थीगण कमेंट कर दीजिए, देखते हैं क्या कमेंट आता है आपका। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब ये देखते हैं। अगर 12 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन से प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। कार देखे हैं आप लोग, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सूरज कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि कार जो होता है, कार हो, बस हो, ट्रक हो, आपका बाइक हो, कहीं कहीं साइकिल में भी विद्यार्थी और छोटे बच्चे थोड़ा उसको क्या करने के लिए, मज़े और मस्ती के लिए लगवा लेते हैं। तो वह सब जो साइड मिरर रहता है, हम पीछे को क्या करते हैं, वस्तु को देखने के लिए लगाते हैं। कह रहा है कि कौन से प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, हम इसे क्यों वरीयता देते हैं। भाई देखो, यह न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन आ गया है। हाँ ठीक है अनु गौतम। अब ये आपका यानी कि अंकित, ठीक है। तो आपका देखा जाए तो इसका आंसर हम दे रहे हैं, बस बोल दे रहे हैं, ये लिखने नहीं जाएंगे। देखिए, हम ये देखा जाए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो पहले इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा, उत्तल। हाँ, गौरव कह रहा है ये उत्तल होगा। अब उत्तल का मेन फायदा हमारा ये रहता है, क्या हमारा मेन फायदा रहता है कि इसमें दर्पण जो होगा क्या होगा, आपका उत्तल होगा। क्या होगा, उत्तल होगा। अच्छा, अब इसके द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनाया जाता है ना, क्या अगर प्रतिबिंब की बात करें
तो प्रतिबिंब जो बनाया जाता है पहले तो भाई आभासी, क्या होगा, आभासी, ठीक। उसके बाद से बात करें तो आभासी होगा तो यह सीधा, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, क्या आपका देखा जाए तो आप नहीं, सॉरी, बड़ा नहीं, छोटा बनाता है। और देखा जाए तो यह छोटा बनाता है, क्या बनाता है, छोटा। यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है आभासी, सीधा और छोटा बनाता है। और उत्तल दर्पण पीछे से कर्व रहता है, यानी कि यह मुड़ा हुआ रहता है पीछे से, देखें तो, जिससे पीछे का देखा जाए तो ज़्यादा क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है। और ज़्यादा क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाने के वजह से जो चालक होता है ज़्यादा की क्षेत्र को क्या करता है, देख करके और सावधानी पूर्वक क्या करता है, अपना ड्राइविंग कर लेता है, ठीक है। हाँ, छोटा बनाता है, ठीक है टिंकल। बोलिए, आपको समझ में आया? ये रहा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े ना, आए कमेंट कीजिए जब सभी विद्यार्थीगण, अब लिख लेंगे ना आप लोग। हाँ ठीक है, चलिए तो फिर आते हैं अब न्यूमेरिकल वाले पर, वैल्यू पे। अब ये 13 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि एक 3 सेमी ऊंचाई की वस्तु की ऊंचाई दे रखा है। देखिए 3 सेमी ऊंचाई की वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई लिखेंगे ना, जो दिया है पहले लिख लीजिए। यानी यहां से देखें तो वस्तु की ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई को ही हम कह सकते हैं वस्तु की लंबाई भी, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन में मत आइएगा, लंबाई। और यह लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ें। एक अवतल दर्पण से 8 सेमी की दूरी पर रखी है, यानी कि यह जो वस्तु है कितना दूरी पर रखी है, तो 8 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि वस्तु की जो दूरी है, क्या, वस्तु की जो दूरी है u, यह दे रखा है माइनस में 8 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ें तो कह रहा है कि जो 4.5 सेमी ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाती है। इसका मतलब कि प्रतिबिंब की अगर हम ऊंचाई की बात करें, क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें तो आपका दिया है 4.5 प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, ठीक है, दोनों बात एक ही हुआ। तो प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें तो इसको बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं ना, इसका मान दिया है 4.5 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़िए, कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, इसका मतलब कि आपसे भी का मान पूछ रहा है, उसके बाद से कह रहा है कि फोकस दूरी भी ज्ञात कीजिए। यानी यही 2 चीज हमें से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये 2 चीज हमसे पूछ रहा है कि आप भी का भी मान बता दीजिए और देखें तो आप एफ का भी मान दर्शा दीजिए। चलिए पहले जो चीज दिया है उससे हम तुलना करेंगे। चूंकि हम बात करें, आपसे कहें कि आवर्धन जो होता है, क्या, अगर आवर्धन की बात करें एम बराबर, तो यह दर्पण है, यानी -v/u बराबर होता है I/O के, होता है ना। और यहाँ से देखिए u और v कुछ हमें दिया नहीं है, तो आप सीधा m बराबर I/O कर दीजिए। यानी हम चाहें तो m बराबर I/O भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि यह सभी आपस में बराबर है। इन्हीं में हम तुलना आप करेंगे। यहाँ से हम देखें तो क्या कर सकते हैं, तो m का मान दे रखा है आपका, नहीं दिया है ना, तो नहीं दिया है, तो आपका इसी दोनों में तुलना कर दीजिए ना। m का मान नहीं दिया है तो आप इन दोनों में तुलना कर दीजिए। चलिए यही बराबर होता है, तो मान रखते हैं। v की बात करें तो हमें पता नहीं है v। u की अगर बात करें तो आपका u का मान दिया है -8, और यह बराबर होगा I/O के। तो I का वैल्यू है आपका, देखिए 4.5। O की बात करें तो O का मान दिया है 3, ठीक है। यहाँ से अगर हम क्या करें, v का वैल्यू ज्ञात करें तो हम तिर्यक गुणा करेंगे,
तो तिर्यक गुणा करते वक्त एक बात चीज़ हमें मिल रहा है यहाँ से, तो माइनस से माइनस कट गया और ये 3v क्या हो जाएगा, 3v बराबर 4.5 से 8 में गुणा कर दीजिए, तो आपका 8 पचे 40 के 0 और 8 चौके 32 और 32 में 4 36 हो जाएगा, यानी कि एक आसान पे दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब कि सीधा तौर पे 36 आ रहा है। यहाँ से अगर भी का वैल्यू निकालेंगे तो 36 बटे आपका 3 हो जाएगा। 3 से कीजिए तो आपका 3 एकड़ में 3 और 3 दूना के 6, यानी कि भी का जो मान आ रहा है 12 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। बोलिए, और भाई कहाँ से 1.5 कहाँ से दे रहे हो आप, विकास गुड मॉर्निंग। हाँ 3 भी, ये देखो भाई गौरव कहाँ से 1.5 आएगा, किसका वो भी दे रहे हो, भी का मान। भी का मान कैसे आ जाएगा, ये आप गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये 15 तिया 45 और 15 8 ये आ जाएगा 120, तो 0 हटेगा, ठीक है 12 आएगा भाई। अब देखिए यहाँ से भी के बारे में क्या पूछ रहा है कि भी ना, तो भी का मान आ गया धनात्मक। इसका मतलब कह सकते हैं आप कि अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ठीक है, पीछे क्या बनेगा, आभासी, ठीक है आभासी होगा तो सीधा होगा, आभासी सीधा तथा बड़ा प्राप्त होगा, चाहे बड़ा बनेगा क्योंकि यही एक केस ही होता है बड़ा के लिए। ठीक, बोलिए यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत। 3v बराबर आपका, हाँ वेरी गुड। ये रही बात की अब आते हैं फोकस दूरी भी पूछा हुआ है, क्या फोकस दूरी, तो फिर दर्पण के सूत्र से आते हैं। अब आते हैं दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है, दर्पण का सूत्र कहता है कि 1/f = 1/v + 1/u। तो इसमें मान रख दीजिए, यहाँ हम अगर मान रखेंगे तो 1/f = 1/v, v का मान आया है 12, तो 1/12 प्लस u का मान माइनस में 8 दे रखा है, माइनस में 8, इसको कैलकुलेट कीजिए तो 1/f = 1/12 और यह हो जाएगा माइनस 1/8, यानी इसका हम देखें 12 और 8 का एलसीएम कमेंट कीजिए ना, हो देखते हैं 12 और 8 का एलसीएम क्या दे रहे हैं आप लोग सभी, जल्दी से कमेंट कीजिए। 24 हो जाएगा, तो 24 तो हो गया, 12 दूना के 24 और 8 त्रिके 24, क्या है अवतल है ना, तो सही है। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से 1/f का मान निकाल रहे हैं तो आपका 3 में से 2 जाएगा, यानी माइनस में आपका 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा 24। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो f बराबर आ रहा है माइनस में 24। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्राप्त हो रही है, क्या हो रही है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में आपका 24 सेंटीमीटर। अंकित चौहान भाई माइनस में होगा, ठीक है सर, ये लेंस का सवाल नहीं आता। अरे भाई लेंस का सवाल नहीं आता तो दर्पण का सवाल है, लेंस का सवाल शायद ही आ सकता है, तो आ सकता है लेंस से और मानव नेत्र से बहुत कम क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, पहले आता था हम लोग के टाइम, लेकिन अब हटा दिया है सब। माइनस में, हाँ वेरी गुड, माइनस में आपका 24, बहुत बढ़िया। और यहां से आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, यहां से आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिख दे रहे हैं। यहां से कहेंगे आप इसका आंसर में कि अतः प्रतिबिंब, तो हो गया है जी, प्रतिबिंब बता दिए हैं। अब अतः दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, 24 सेंटीमीटर होगी।
अब यहाँ पे हम माइनस नहीं दर्शाएंगे, यहाँ पे हम माइनस नहीं दर्शाएंगे क्योंकि यह अवतल है ना, तो समझने वाला समझ जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन यहाँ आना चाहिए माइनस, यहाँ से क्लियर होगा कि क्या यह सवाल सही है, तो यह सवाल सही है। बोलिए, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, क्या इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं ना होना चाहिए? तो यह जो क्वेश्चन है 2026 बोर्ड में आपको 25 फरवरी को देखने को मिलेंगे। यह आपका जो टाइप है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। और यह देखा जाए तो यह जो सर शाम को क्लास नहीं चली, नहीं भाई शाम को क्लास में नहीं चला, बसंत पंचमी था ना, सरस्वती पूजा में सब विद्यार्थी बिजी थे, इसीलिए हम खुद नहीं चलाए कि चलो भाई डेली बाई डेली मतलब कि माथा पचीसी नहीं हो, थोड़ा सा रेस्ट भी लिया करो। शाम को क्लास नहीं चलाए, ठीक है, इसीलिए नहीं चलाए कि थोड़ा आप लोग रेस्ट भी ले लीजिए, उसमें क्या है, हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, अब आगे बढ़ें। किसी प्रकार का कोई इशू तो नहीं ना है? और एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, काहे? क्यों नहीं शेयर करते हैं आप लोग? और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़े ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 13 के बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्या 14 नंबर क्वेश्चन। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। भाई देखो, इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल में थियरी भी पूछ दे रहा है कहीं कहीं, देख लो। यह आपका नहीं जाने दीजिए, लाइक कर देंगे, सब विद्यार्थी हैं, अरे ये हमारे भाई बहन तो हैं, ये समझेंगे, ऐसा बात नहीं है, इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहे हैं, तो ये भी अपना फर्ज निभाएंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा देखिए, आप कहेंगे कि सर केवल मतलब कि क्या करते हैं न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में भाई देखो थियरी भी पूछा हुआ है, ये आप थोड़ा देख लीजिए। और यह क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कर रहा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। भाई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराता है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी कि प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन को आपको आप क्या किए हैं, परिभाषा सुन लिए हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आगे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, यानी कि अगर इसको हम हल करें, क्या करें, अगर हल करें तो ये कह रहा है कि अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु है। अच्छा, इसका मतलब कि अगर हम वस्तु की दूरी की बात करें, क्या वस्तु की अगर दूरी की बात करें तो इसे u से डिनोट करते हैं, और यह माइनस में है 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो, दर्पण से देखा जाए आभासी प्रतिबिंब क्या हो, आपका दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो। भाई अब यहाँ से हम आप सभी से पूछेंगे कि यहाँ हम क्या लिखें, प्लस लिखें कि माइनस लिखें। प्रतिबिंब, थोड़ा जल्दी से कमेंट कीजिए कि प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी ना, भी। अब बताओ कि यहाँ हम प्लस लिखें कि माइनस लिखें, थोड़ा बस इतना बता दो। देखते हैं कितने विद्यार्थी माइनस, सनी कह रहे हैं कि माइनस लिख दो सर, और बाकी सूरज कुमार भी कह रहे हैं कि माइनस 20 लिख दो सर, और गौरव विश्वकर्मा भी कह रहे हैं कि 20 माइनस में लिख दो भाई, और 8-10 विद्यार्थी इस टाइम प्रेजेंट हाल में देख रहे हो, और सबका का नाम है कि माइनस लिख दो सर, माइनस लिख दें। तो फिर कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो, यहाँ फोकस दूरी नहीं पूछा है, घुमा करके कह दिया है। अंकित चौहान भी कह रहे हैं कि r बराबर 40 आ रहा है। भाई चलो यहाँ हम देखें तो f बराबर आ गया। यहाँ देखो आभासी प्रतिबिंब के लिए, और यह दर्पण कौन सा है, अवतल, तो आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, उस केस में यह धनात्मक होता है। क्या होता है, यह धनात्मक होता है, ध्यान दीजिए आप लोग।
उस केस में यह धनात्मक होता है। तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो वहां पे भी का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है। आप लोग माइनस दे रहे हैं, नहीं माइनस नहीं होगा, ठीक है, धनात्मक होगा। आइए अब हम इसकी वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, यानी कि आर का मान यह पूछ रहा है, तो पहले तो हम एफ ज्ञात करेंगे ना। चलिए, चूंकि बात करें दर्पण के सूत्र से, क्या दर्पण के सूत्र से, अगर सूत्र से हम देखें दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है, दर्पण का सूत्र कहता है कि 1/f, क्या कहता है, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u, ये कहता है आपका सूत्र। अब मान रखिए 1/f 1/v और v का मान दिया है आपका 20, आपका प्लस 1/u, u का मान दिया है माइनस में 10, ये रखा, यानी कि 1/f का मान 1/, यह हो जाएगा 20 प्लस माइनस का माइनस 1/10। यहाँ से अगर इसको हम हल करें तो यह 1/ जो f का मान आ रहा है, 20 और 10 का एलसीएम निकालिएगा तो 20 में भाग कीजिएगा, 1 आएगा तो 1 का 1 और 10 दूना के 20, यानी कि यह हो जाएगा 2। यहाँ से हम देखें तो आपका जो आ रहा है 1/f का मान आपका माइनस में 1/20, अब तिर्यक गुणा कीजिएगा ना तो f का मान माइनस में 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, माइनस क्या दर्शा रहा है कि अवतल दर्पण है, और यहाँ क्वेश्चन में भी अवतल दर्पण दिया हुआ है, यानी कि इस दर्पण की फोकस जो दूरी होगी माइनस में 20 आएगी। सॉरी सर, लेंस में होगा, हाँ लेंस में होगा सूरज कुमार, हाँ तब आपका करेक्ट उस टाइम आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, चूंकि हम क्वेश्चन पे तो फोकस दूरी हमें नहीं ज्ञात करना है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। चलिए, अतः अगर हम बात करें, अतः दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात करें, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता अगर हम त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, और यह आर क्या होता है, 2f के बराबर होता है, यानी कि अगर हम r का मान निकालेंगे तो 2 और f का मान माइनस में 20 दे रखा है, माइनस में 20 दे रखा है, यानी r का जो मान आ रहा है माइनस में 40 आ रहा है। अब यह हो जाएगा सेंटीमीटर। अब रही बात फिर एक हमें देखा जाए तो टास्क देना पड़ेगा आपको। हम कहें कि यहाँ हम कहें कि अवतल, क्या अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो एक आ गया है माइनस में 40 सेंटीमीटर, और दूसरा आ रहा है आपका, पहला ये होगा और दूसरा हम कह रहे हैं कि आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप बताइए कि इसमें से क्या देंगे आंसर, आप सभी लोग। माइनस में जो कि आ रहा है, गौरव विश्वकर्मा कह रहे हैं कि इसका आप आंसर क्या दोगे। आ तो रहा है यहाँ पे आर का मान -40 सेंटीमीटर, लेकिन हम आंसर में क्या देंगे, कहेंगे कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या -40 है। सूरज कुमार वेरी गुड, वाह भाई वाह, यहाँ पे हम 40 देंगे। देखो भाई बुरा मत मानना, थोड़ा वीडियो हो जाएगा बड़ा, उससे हम नहीं मतलब है, हम विद्यार्थियों को जो देंगे फैक्ट देंगे, क्योंकि यही आंसर गलती हो जाता है। यहाँ आप लिख देंगे कि -40 सेंटीमीटर तो नहीं, जो भी किसी चीज़ की हम दूरी मापते हैं तो वो धनात्मक में मापते हैं, ऋणात्मक में नहीं, तो यहाँ हम ऋणात्मक चिन्ह छोड़ देंगे, यानी कहेंगे कि अतः क्या अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है, होगी। बस ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बोलिए किसी भी विद्यार्थी को कोई अगर इशू, हाँ ठीक है, अंकित चौहान, हाँ प्लस होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बाकी सभी विद्यार्थी जितने भी जुड़े हैं, आप कमेंट करने से आप अस्कतियाते हैं। और देखिए भाई, ये बात अगर हम यहाँ डाउट ना करें तो आपसे यह छोटा छोटा मिस्टेक ही बड़ा मिस्टेक बन जाता है। तो आप छोटे छोटे गलतियों को सुधारेंगे तो आप का हर एक, देखा जाए तो गलतियां समझिए कि सुधार में आ जाएगा। ये नहीं कि बहुत छोटा है नहीं देखा जाएगा, अनदेखा कर देंगे, नहीं भाई, ये है आपका न्यूमेरिकल। माइनस और प्लस वैल्यू का बहुत मतलब कि मायने रखता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये आज का देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 15 नंबर। अब रही बात कि 15 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है।
15 नंबर क्वेश्चन में भी थियरी कुछ है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा बता दीजिए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, कमेंट कीजिए गोलीय दर्पण। फिर आगे कह रहा है कि इनके नाम लिखिए, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इतना है, दर्पण के सम्मुख इतना सेमी, लंबी वस्तु के दर्पण इतना सेमी। हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल तो हम कर देंगे, लेकिन 2 प्रकार का शनि कह रहे हैं। वाह शनि वाह, हाँ 2 प्रकार का होता है भाई। देखो अब इसमें हम थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं। हम अगर आए दर्पण की, तो दर्पण, हाँ ठीक है गौरव भी ठीक है, सूरज, सबका आंसर करेक्ट है। अगर हम बात करें कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण में 3 प्रकार का हो जाएगा लिखना पड़ेगा लग रहा है, नहीं तो फिर आप लोग बाद में दिक्कत में आ जाएंगे। दर्पण, अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण आपका देखा जाए तो 3 प्रकार का, ठीक है, यानी कि एक हो जाएगा समतल, और आपका एक हो जाएगा उत्तल, और आपका एक हो जाएगा अवतल, ठीक है। यानी कि बात करें तो यही आपके 3 दर्पण के प्रकार हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि गोलीय दर्पण, अगर हम बात करें तो गोलीय अगर दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का, अवतल और उत्तल। अब उम्मीद है कि आप इतना बात तो सर समझ चुके हैं। विद्युत चैप्टर करा दीजिए। चलो भाई, इसमें विद्युत का कुछ क्वेश्चन ले आए हैं, लेकिन शायद आप सूरज नहीं रहे होंगे, क्वेश्चन लेकर आए थे। और इसके बाद वाला जो होगा वह टोटली विद्युत होगा। अभी अपवर्तन भी कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है, सब लिए हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि सर समतल दर्पण नहीं पढ़ना है, हाँ वो नहीं बात कर रहे हैं अंकित, होता है बताए हैं, नहीं पढ़ना है तो हमको भी पता है, लेकिन होता है ना, दर्पण के प्रकार में हम कह सकते हैं ना, हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम देखें, अगर क्या करें, हम इस क्वेश्चन को अगर हल करें तो अब देखिए आपका भी का मान 15 आने लगा। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को अगर हम हल करें तो आपको क्या मिलेगा और क्या क्या दिया है पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर लिखने की बात करें तो क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यानी हम अगर हल करें तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मिल रहा है, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, क्या, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अच्छा, फोकस दूरी यानी कि F, यानी कि कितना है, तो 30 सेंटीमीटर है, और यह उत्तल है तो धनात्मक होगा। फिर अगर बात करें आगे, तो दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से, देखो भाई ये वस्तु की लंबाई जो देखा है तो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तु की लंबाई, क्या, आपका वस्तु की लंबाई। अच्छा, वस्तु की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, तो आपका O से, और यह दिया है 5 सेंटीमीटर। फिर आगे अगर बढ़ें तो वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कि वस्तु की दूरी अगर हम बात करें, क्या, अगर हम यहाँ देखें कि वस्तु की दूरी देखा जाए कि अगर दूरी की बात करें तो इसको U से डिनोट करते हैं, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बता दीजिए। इसका मतलब कि केवल व केवल भी का मान पूछ रहा है, और गौरव का आंसर भी आ गया है। वाह गौरव, देखते हैं सही है कि नहीं आपका आंसर। हाँ, अब यहाँ से हम इसको हल करना चालू करते हैं। यहाँ से अगर हल करना चालू करें तो आपको यह क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर दे रहे हैं। चलिए, दर्पण के सूत्र से क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का अगर हम सूत्र की बात करें तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/f = 1/v + 1/u से। और ध्यान रखिएगा, कल जो होगा आपका, जो सुबह की क्लास होगी आपका, टोटली वह विद्युत से क्वेश्चन होगा, ठीक है। यानी कि उसमें विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव सब खत्म कर देंगे, और इलेक्ट्रिक जो आपका I = Q/T से R1 R2 ये जितना है देखा जाए, हाँ प्लस में आ रहा है भाई, मतलब कि सबको कल लेकर आएंगे, और वह क्लास थोड़ा लंग भी हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। बड़ा होगा उससे नहीं मतलब है, किया जाएगा आपका सब न्यूमेरिकल। हाँ, F का मान देखा जाए तो उत्तल दर्पण है तो 30 बराबर 1/V
प्लस, अब u की बात करें तो u का मान आपका देखा जाए तो माइनस में 30 दे रखा है। यहाँ से अगर हम v का मान ज्ञात करेंगे, क्या अगर 1/v का मान ज्ञात करेंगे तो 1/30 और यह आएगा तो पक्षांतर यह भी आपका 1/30 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका 1/f का जो वैल्यू आ रहा है यह देखा जाए तो 1 + 1 और यह हो जाएगा 30, यानी कि आपका 1/f = 2/30 और f = निकालेंगे तो 30/2 यानी कि 15, और यह प्लस में आ रहा है। अच्छा, प्लस में आ रहा है, इसके मतलब क्या पता चल रहा है कि यह उत्तल दर्पण ना। वेरी गुड। आप लोग जितने भी दे रहे हैं विद्यार्थी, आपका क्या हो जाएगा यहाँ से करा कि प्रतिबिंब की स्थिति, ओ भाई f लिख दिए हैं, भी लिखने को तो हम f लिख दिए। चलिए सही है, बस हम f को हटाते हैं, ठीक है। ये f होगा, सॉरी v होगा, v 1/v और v का जो मान आया है 15 और v का मान 15 आया है। इससे यह पता चल रहा है कि दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे ही बनता है। अरे भाई वास्तविक नहीं होगा, और दर्पण भी थोड़ा देखो ना, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में हमारा वास्तविक कहाँ बनता है? उत्तल दर्पण में हमारा वास्तविक नहीं बनता है अंकित चौहान, नहीं। उत्तल दर्पण में जब भी बनता है दर्पण के पीछे बनता है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है अंकित, थोड़ा ध्यान दो। तो अब यहाँ से अब इसकी प्रकृति के बारे में लिख देना, क्या करें इसकी प्रकृति के बारे में लिख दें। चलिए कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ना आकार प्रकृति, तो चलिए हम प्रतिबिंब प्रकृति के बारे में बताते हैं। चूंकि अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे आभासी, क्या होगा आभासी, अरे भाई चेंज कहाँ हो जा रहे हो, आभासी होगा तो सीधा होगा, सीधा व वस्तु से छोटा बनेगा। बोलिए, ये रहा इसका आंसर। कमेंट करके बस इतना बता दीजिए, कोई बात नहीं, वो हो जाता है भूल। अरे भाई हमको याद है जयराम सर अभी मान लो कि अभी बहुत न्यू हैं, एज भी बहुत ज़्यादा है, नहीं है 40 वर्ष होगा हमको लग रहा है कि वो जयराम सर हमको मारे, जानते हो किसके लिए? इसके लिए जो हम कहें कि जो होता है द्विघात समीकरण में -b/a मूलों का योगफल जो होता है ना, ध्यान दो थोड़ा सा, अल्फा प्लस बीटा का मान हम लिख करके गए थे और यहाँ पे लिख दिए थे ना कि -b/a, तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। इसके बाद होता है माइनस में x का गुणांक, ठीक है, गुणांक, और बटे में x² का गुणांक, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। लेकिन भाई आप लोग हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा सा हम बस बताना चाहेंगे, इस पे लिख दिए थे x², क्या लिख दिए थे? इस पे भी लिख दिए थे x²। ओह, बस इतनी सी गलती के लिए इतना मार मारे, क्लास पूरा शांत हो गया था और उस टाइम हंसी नहीं आ रही थी, लेकिन अब उसके लिए सोचते हैं, कहते हैं कि बताओ इतनी छोटी गलती के लिए, और 9th से लेकर 12th में बस एक ही बार यही पिटाए भी हैं, क्या करेंगे। बहुत मार मारे, इतना मारे ना कि एकदम क्लास शांत हो गया। अब वो दिन मतलब पूरा ज़िंदगी भर याद रहेगा कि बताइए इतनी छोटी सी गलती के लिए बहुत मार मारे हमको, कि गजब मार मारे और उल्टा गाली भी दे रहे थे, ठीक है। अरे पूछो मत भाई, विकास बहुत, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन को हल करते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन यही आपका लास्ट हो जाएगा, इसलिए कि 15 मिनट लग जाएगा, ठीक है, 15 मिनट लग जाएगा इसमें। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है यह
आपका देखिए क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। गोलीय दर्पण का वक्रता मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। अरे भाई ये तो अभी बताए हैं। अब लो ये आपका, चलो 16 नंबर इसी को कर दे रहे हैं, ठीक है। आपका ये रहा क्वेश्चन, ये 16 नंबर क्वेश्चन कर, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल इतना तथा इतना सेंटीमीटर है। निम्नलिखित कह रहा है कि अपवर्तनांक की गणना कीजिए, या अपवर्तनांक की गणना कीजिए। चलिए हम देखें, दोनों में चाल दिया हुआ है, जल में और कांच में। यानी कि अगर हम बात करें, इसको हल करें तो हल करें इसका, तो आपका जल में अपवर्तनांक, जल में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, प्रकाश की चाल, ठीक है। क्या दिया हुआ है? प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है? तो 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और फिर बात करें अगर कांच की, क्या अगर बात करें कांच की, तो कांच में अगर हम देखें प्रकाश की चाल, तो यह दे रखा है 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और इन दोनों में कह रहा है कि आप क्या कीजिए, ज्ञात कर दीजिए अपवर्तनांक की। क्या कीजिए? अपवर्तनांक की ज्ञात कर दीजिए। 1 दशमलव क्या रहा है, क्या भाई दे रहे हो अंकित चौहान। चलिए हम चूंकि हम जानते हैं n इजकल टू होता है C/V, यानी अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल बटे में उस वस्तु में प्रकाश की चाल। इसको हिंदी में लिखें तो ये हो जाएगा आपका अपवर्तनांक, पूरा डिटेल कर दें। चूंकि हम जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर जो होता है अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक यानी कि n बराबर क्या होता है? प्रकाश की चाल। क्या होती है? प्रकाश की चाल बटे में, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, बटे में माध्यम में क्या, वस्तु में प्रकाश की चाल, ठीक है। वस्तु में प्रकाश की चाल जिसे बोलते हैं हम V। क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं V, ठीक है। मान रखिए यहाँ से अगर जल में क्या रखें, जल का अपवर्तनांक लिखें यहाँ पे, यानी कि इसी में ना माध्यम में कह रहा है ना कि अपवर्तनांक याद कीजिए। तो जल का अपवर्तनांक अगर निकालें, जल का अपवर्तनांक तो आपका यहाँ से यह n बराबर प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और आपका इसमें प्रकाश की चाल दे रखा है 2.25 गुणे 10 के पावर 8, ये है ना, मान रख सकते हैं ना, बोलिए। ठीक, हाँ। और अंकित का आंसर भी आ रहा है 1.125 आ रहा है। देखो तो ये तो हमारा वैल्यू कट जाएगा। अब 3 में 2.25 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 3 में आप देंगे, 3 में 2.25 से भाग। तो आप क्या कीजिए, ऊपर भी 100 से गुणा कीजिए और नीचे भी 100 से गुणा कीजिए। तो ये हो जाएगा 300 और बटे में आपका 225। तो 25 से कटा दीजिए। अगर हम 25 से कटाएंगे तो आपका देखा जाए तो कितना हो रहा है 25 से कटाने पर, तो आपका देखा जाए तो 25 से कम है 25 और यहाँ बचा क्या, 25 दूना के 50 और नीचे देखें तो 25 से यहाँ से हम भाग देंगे तो 25 बटे 200, 25 नवा आपका तो 9 बार और ये 3 चौके 12, 3 3 ये 9 और ये 4 बटे 3 आ रहा है। इसका मतलब कि 1.3 आपका 3 आ रहा है इसका आंसर। यानी कि जल में देखें, जल का अपवर्तनांक देखें तो आपका आ रहा है 1.33। ठीक है भाई, 1.25 नहीं आएगा, ठीक है, 3 आ रहा है, 2.5 नहीं आएगा, कटेगा कहाँ?
आपका देखिए एक शेष बचेगा, 1 में 3 से भाग देंगे तो 3 3 आएगा। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगर हम बात करें नेक्स्ट में कि अब हम देखें कि कांच का अगर अपवर्तनांक देखें, अब ये तो पहला वाला हो गया हल। अब हम अगर कांच में देखें अपवर्तनांक दूसरा, क्या कांच में, चाहे कांच का अपवर्तनांक की अगर हम बात करें, क्या करें, अगर कांच का अपवर्तनांक की बात करें, कांच का अपवर्तनांक हम अगर n की बात करें तो यह हो जाएगा प्रकाश की चाल। तो आपका क्या हो जाता है, प्रकाश की चाल की अगर बात करें तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये भी मीटर प्रति सेकेंड और ये भी मीटर प्रति सेकेंड, तो ये मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड कट जाएगा बटे में। अब इसकी जो चाल है 2 गुणे 10 के पावर 8, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है ना। तो मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड कट जाएगा, यानी कि आपका मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड, और 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8, यानी कि आपका आ रहा है n बराबर 3/2। तो इसका आ गया 1.5। कांच का अपवर्तनांक आ गया भाई, बोलो। प्रकाश की चाल नहीं भाई, प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है भाई। सूरज 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है, 2 आपका वो नहीं होता है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ये रहा आपका आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सूरज देखो भाई, प्रकाश की जो चाल होती है, देखो प्रकाश की चाल, ये तो माध्यम में ना लिखा हुआ है तो हम माध्यम से तो भाग न देंगे, लेकिन प्रकाश की चाल जो होती है यह 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम शाम को मिलेंगे भाई। अब शाम की क्लास की अगर बात करें तो शाम की क्लास पहले तो इंग्लिश वाले सर से देखें क्या मैसेज किए हैं, क्योंकि उनके पास हम मैसेज किए हैं, तो मैसेज किए हैं तो बता दिए होंगे कि क्या आएंगे कि नहीं तो 7 बजे से आपका इंग्लिश का क्लास अब डेली बाई डेली चलेगा, ठीक है। उनका थोड़ा सा बिजी थे जिसके वजह से वो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन मैसेज तो देखे ही नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे होगा हम क्लास को बता दे रहे हैं, अभी 10 मिनट में हम कॉल कर दे रहे हैं। अगर आ जाएंगे तो शेड्यूल लगा देंगे, यानी 7 होगा तो सब खूब होगा तो 7-5 होगा, ठीक है, आप सभी का क्लास, ठीक है। तो आज का इतना ही, मिलते हैं शाम को मैथ के सेशन में। और भाई आपके लिए मैथ जो हम चला रहे हैं ना, रामबाण समझ लीजिए एकदम, हर एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो आने वाले होंगे, हर एक चैप्टर का पूरा विधिवत, तो उसमें आप जुड़िए, ठीक है। शाम को जो क्लास चल रहा है आप अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिए। शाम को क्लास अब देखा जाए तो हम क्या करेंगे, 2-3 चैप्टर अब हम क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आज का जो क्लास होगा आपका रिवाइज होगा, ठीक है। तो फिर थैंक यू। अभी भी विद्यार्थियों की संख्या 10 है। आप सभी का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत आप सभी को शुक्रिया। और ऐसे ही आप सभी लोग डेली बाई डेली लाइव क्लास में जुड़िए, हर एक पॉइंट को हम रिवीजन करा देंगे, साइंस हो चाहे मैथ हो, ठीक है आप। हाँ, और संडे को चित्रकला का क्लास होगा, ये भी ध्यान रखिए। संडे के दिन अगर बात करें तो संडे जो होगा आपका कल ना, आपका देखा जाए तो संडे जो होगा आपका मैराथन क्लास होगा भाई। आपका देखा जाए तो पहली आपका मैथ होगा, ठीक है। उसके बाद से अगर दूसरी क्लास की बात करें तो यह साइंस हो जाएगा। और तीसरी क्लास की अगर हम बात करें तो तीसरी जो क्लास होगा आपका आर्ट होगा, ठीक है, आर्ट। और चौथा जो आपका क्लास होगा आपका इंग्लिश होगा, ठीक है। और यह सभी क्लास की अगर हम बात करें तो सुबह में 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। टाइम की बात करें तो आपका देखा जाए टाइम तो आपका 5 बजे से, तो आप सभी लोग जुड़ना मत भूलिए, ठीक है। 5 बजे वाला सेशन तो अब यह बढ़ करके आपका देखा जाए तो आएगा 4 बजे से। सोने नहीं देंगे कब तक, जब तक आपका पेपर खत्म ना हो जाए, ठीक है। चलिए, तो फिर आज का इतना ही क्लास। आप सभी को अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये सभी क्वेश्चन हम समझा रहे हैं अगर आपको समझ में आया होगा तब लाइक कीजिएगा, ठीक है।
आपके लिए हम अगर कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बस यही हम कहेंगे। तो फिर मिलते हैं शाम को, ठीक है। थैंक यू आप सभी को। अभी भी विद्यार्थियों की संख्या 10 है, ठीक है। थैंक यू आप सभी को, लव यू आप।